सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की। अब ह्यूमंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। एक है आपका मेल और एक है आपका फीमेल, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मेल किसको कहा जाता है? मेल जो होते हैं ना, जैसे हम लोग बात किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स होते हैं? 2 पेरेंट्स होते हैं ना। तो उन 2 पेरेंट्स में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक। इनके द्वारा कुछ, जैसे कि अभी हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, गैमेट्स थे वहां पे भी। वैसे ही इन 2 फीमेल्स मेल्स के द्वारा भी क्या निकाला जाता है? गैमेट्स निकाला जाता है, जो आगे फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट, फिर जाइगोट से बेबी बनाते हैं, ठीक है। तो मेल से कौन सा गैमेट निकलता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्म, ठीक है। और फीमेल से क्या बोलते हैं? एग्स, ठीक है। तो ये 2 तरह के आपके गैमेट्स क्या होते हैं? निकलते हैं, स्पर्म या एग या ओवम, मतलब कई सारे नाम हैं उसके, ठीक है, कई सारे नाम हैं, पर हम लोग इस पे स्पेसिफिक बात करेंगे। तो क्लियर हुआ? तो मेल मतलब क्या, मतलब कि मेल मतलब एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट जो स्पर्म प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। और फीमेल में अगर बात करें तो एक ऐसा मतलब कि रिप्रोडक्शन का एक पार्ट यानी कि पेरेंट्स जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? एग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दोनों का एक स्पेसिफिक रोल है किसमें? रिप्रोडक्शन में। क्लियर? चलो अब जान लेते हैं हम लोग गैमेट्स के बारे में। गैमेट्स, अभी हम लोगों ने ये सब जाना ना, स्पर्म और एग्स, तो इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। गैमेट्स क्या होते हैं? तो गैमेट्स आर यूनिक पार्ट, यानी कि सबसे यूनिक पार्ट है किसी भी रिप्रोडक्शन के अकरेंस होने के। यानी कोई भी रिप्रोडक्शन होगा तो बिना गैमेट्स के वो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वो गैमेट्स के बारे में जानना है। गैमेट्स को मेनली कितने बार डिवाइड किया गया है? 2, और वो 2 आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में? स्पर्म, और फिर ओवा या एग या ओवम, मतलब बहुत सारे नाम है इसके। नेक्स्ट है, जैसे कि स्पर्म के बारे में जानते हैं तो स्पर्म का जो शेप होता है ना वो बिल्कुल किसकी तरह होता है? तो देख लो किसकी तरह होता है। जैसे मान लो कि एक पतली सी टेल होती है, उसके बाद कुछ होता है और एक ऐसे हेड होता है, इस टाइप, जैसे कली होती है ना, कली, उसी टाइप। अब कली तो ऐसे ना, गुलाब की कली जब बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं? इसी टाइप बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी शेप में स्पर्म होता है शेप, जिसमें ये आगे इसको बोलते हैं क्या? हेड, और इसको क्या बोलते हैं? टेल, ठीक है। और ये बीच वाले को मिडिल पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। और इसी में साइटोप्लाज्म में समझ लो कि पूरा एक सेल है, मतलब कि स्पर्म क्या है? एक सेल है, बस उस सेल में क्या लग गई है? पूंछ लग गई है, ठीक है। किस लिए पूंछ लगी है? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके? मूव कर सके। तो इसे कहते हैं हम लोग स्पर्म। और इसी में सब कुछ स्टोर होता है, जो भी डेटा होता है, मतलब जेनेटिकल जितना भी डाटा होता है सब किस में स्टोर होता है? इसके अंदर, ठीक है। अब यही मतलब कि डिसाइड, अभी हम लोग याद है कि सेक्स डिटरमिनेशन पढ़े थे हम लोग, उसमें क्या होता है कि कौन डिसाइड करता है कि बेबी जो होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा? तो जो स्पर्म होता है वो डिसाइड करता है कि बेबी मेल होगा कि फीमेल। क्लियर? तो स्पर्म कंडीशन होता है। नेक्स्ट है, और कुछ इसमें तो है नहीं, बस हो गया, ये स्पर्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे? ओवा या एग की। तो एग का शेप कैसा होता है? तो एग का शेप ऐसे स्फेरिकल होता है, ठीक है। और इसमें भी बिल्कुल इस टाइप का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म। इसमें भी सेंटर में न्यूक्लियस में ये सारे न्यूक्लिक मटेरियल यानी डीएनए कोड, फिर ये बाहर वाला सेल हो गया, उसके बाद सेल वॉल, वॉल नहीं, मेम्ब्रेन, क्योंकि ये एनिमल सेल है ना, तो एनिमल सेल में वॉल नहीं होता है। तो ये हो गया मतलब सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक। अब उसके बाद अब इसमें फ्यूजन की बात करूंगा, जब ये यहाँ पे जाके एंट्री मारता है, ठीक है, तो वैसे करके इसे कितने होते हैं? वैसे लाखों क्वांटिटी में होते हैं ऐसे स्पर्म्स, ठीक है, जब जाते हैं। और एक कितना होता है? एक ही होता है, और स्पर्म कितने? लाखों क्वांटिटी में। जब ये जाते हैं, जाके इस पे टकराते हैं, टच करते हैं ना, तो अभी टच करने से नहीं होता है तो कुछ भी, मैं टच करने से ये नहीं फ्यूज होते हैं। उसके बाद इसमें एंटर करते हैं सब सेल को, सेल के अंदर क्या करते हैं? सब एंट्री मारते हैं। सेल के अंदर एंट्री मारने के बाद ये पोच क्या जाती है? कट जाती है। और जब सेल के अंदर एंट्री मार देंगे तो पोच कट जाएगी, और कट के इसके अंदर क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। फ्यूजन होके मतलब कि जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है।
अच्छा, जो ही वो ऐसा फ्यूजन हो जाएगा ना, तो ही ये जो एग होता है वो क्या करता है, एक तरह का केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, वो केमिकल क्या करता है कि उस इलाके में जितने भी तरह के स्पॉन्स होते हैं सबको क्या कर देता है, मार देता है। एक स्पॉन फ्यूज हो गया, बाकी सारे स्पॉन खत्म। ठीक है, ताकि और स्पॉन उसके संग फ्यूज ना। समझ? तो ये था आपका स्पर्म और ये था एग, और ये था इन दोनों का फ्यूजन, यानी इसको कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? चलो, नेक्स्ट है जो अब फर्टिलाइजेशन हम लोग सेक्सुअल फ्लावर के पढ़े थे हम लोग फर्टिलाइजेशन। अब इस तरह ह्यूमन कभी हम क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक, ह्यूमन का जो फर्टिलाइजेशन है कि एनिमल्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक हो गया आपका इंटरनल और एक हो गया आपका एक्सटर्नल। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो भी फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, अगर वो बॉडी के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए, फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है। ठीक है, एक कौन सा है, इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि जब ये एग और स्पर्म का मिक्स हो, यानी कि दोनों का फ्यूजन हो, और फ्यूजन कहाँ हो, बॉडी के अंदर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब भी फ्यूजन हो और वो कहाँ पे फ्यूजन हो, बॉडी के बाहर, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल है जैसे मैमल्स हैं, जो मैक्सिमम मैमल्स है ना, वो सारे के सारों का जो फर्टिलाइजेशन होता है कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बस एक्सेप्ट एक मैमल, जिसका नाम है डक बिल्ड प्लैटिपस। ठीक है, एक जानवर है जिसका नाम है डक बिल्ड प्लैटिपस, वो भी एक मैमल है। ठीक है, स्तनधारी प्राणी है, लेकिन वो उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी के बाहर, यानी कि वो अंडे देते हैं। ठीक है, एक देता है, वो एक देता है बाहर और उस अंडे में से बच्चा निकलता है, जबकि वो मैमल है। जबकि मैमल्स एग नहीं देते हैं, मैमल बच्चा देते हैं ना। हाँ, ये बस। ठीक है, और एक्सटर्नल का एग्जांपल है फ्रॉग। फ्रॉग हो गया, जैसे कि क्या होना है, वो एक साथ 1000, 10,000, 20,000 अंडे दे देंगे, फीमेल फ्रॉग। फिर मेल फ्रॉग आके क्या करेंगे, वहां पे फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन करने के लिए स्पर्म छोड़ेंगे। अब स्पर्म और उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, आउटसाइड, तो बॉडी के बाहर ही हो रहा है ना फर्टिलाइजेशन, ये इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, तो इससे क्या होता है ना कि इससे वेराइटी होती है। वेराइटी का मतलब हमेशा जो भी नया ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोई भी नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो हमेशा पुराने वाले से कैसा होगा, मतलब अलग होगा, हट के होगा थोड़ा सा, कोई ना कोई उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या पता अपग्रेड वर्जन हो, क्या पता डिग्रेड वर्जन हो, लेकिन जो भी होगा वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं। समझा? जैसे एग्जाम्पल तौर पे ना, जैसे कि हम लोग जब एग्जाम पढ़ते थे, वहां पे तैयारी करते प्रिपरेशन एनडीए वाला, वहां पे एक टीचर थे मैथ्स के, और मतलब मैथ्स के टीचर थे, और उन्होंने शादी भी की थी मैथ्स के टीचर से। दोनों मैथ्स, लड़का आर्ट्स बनाता था, झकास वाला। बताओ, मैथ का टैलेंट है और लड़के का क्या टैलेंट है, आर्ट्स। हुआ कि नहीं वैरायटी? इस तरीके से पॉसिबिलिटी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप सोच नहीं सकते कि अब मैथ वाला है तो भाई उसका लड़का मैथ में स्ट्रांग हो। ठीक है, क्या पता बायोलॉजी में स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट है हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस। तो अभी इसके ऊपर चर्चा की हम लोग, कैसे टेक्स प्लेस करता है। स्पर्म आता है, एग में जाता है, फ्यूज होता है, फिर फर्टिलाइज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। सिंपल। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब एनिमल्स में टेक्स प्लेस होता है। चाहे आप ह्यूमंस की बात कर लो या फिर मैमल्स वाले एनिमल्स की बात कर लो, वो सारे के सारों का सीन क्या होता है, बिल्कुल ये होता है, उनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, उसके बाद है आपका प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या है, तो प्यूबर्टी है एक एज, जैसे एडोलेसेंस होता है ना, एडोलेसेंस एक तरह का एज होता है।
वैसे ही प्यूबर्टी भी एक एज है जिस एज पे जो भी मेल हैं या फिर फीमेल है वो कैपेबल हो जाए किस चीज के लिए, बेबी बर्थ के लिए, ठीक है। नहीं तो जैसे कि पहले समय में क्या था, बाल विवाह होता था। अब बाल विवाह केस में क्या होता है कि जो बाल है वो उस लायक नहीं है कि दूसरा बाल पैदा कर सके, तो फिर बॉडी पे काफी असर होता था। पता चलता था कि जो अभी 10, 12, 13, 14 साल की है नवयुवक लड़की चाहे लड़का, पता चला लड़की मर गई, क्योंकि अभी उसकी बॉडी उस लायक नहीं है कि वो न्यू बेबी क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। समझ? तो इस वजह से फिर आगे चल के अंग्रेजों ने इस पे कुल 3-5 किया होगा। आप लोग पढ़े होंगे एसएसटी में, सब चीजों नहीं पढ़े? तो अंग्रेजों ने उसमें साथ सती प्रथा का सिस्टम चलता था, उसमें चाइल्ड इन्फेंट्री सिस्टम चलता था। मतलब लड़की पैदा हो गई तो मतलब श्राप, काम खत्म, मारो पीटो खत्म करो। हाँ, भ्रूण हत्या इसमें आगे आएगा उसके बारे में, ठीक है। तो प्यूबर्टी क्या है, वो एज है जिस एज पे बॉडी क्या हो जाती है, कैपेबल हो जाती है किस चीज के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये नहीं कि बस ऐसे ही मतलब बस हार्मोन प्रोड्यूस हो गया, नहीं, मतलब एकदम बॉडी कैपेबल है कि जब बेबी प्रोड्यूस हो तो मदर पे और बेबी पे कोई भी डिफेक्ट ना, इस तरह की कैपेबिलिटी की बात होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद कि देखो जब भी प्यूबर्टी होती है तो होता क्या है, प्यूबर्टी होता है तो हमने बात की थी हार्मोन्स वाले, याद है, टेस्टिस और ओवरीज। ये दोनों में से देखो, टेस्टिस में से एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी में से दो निकलते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन प्यूबर्टी के एज में बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, स्टार्ट में बहुत फास्ट कर देते हैं। स्टार्ट तो कभी का हो जाता है, जो ही आप एडल्ट एडोलेसेंस के एज में जाते हैं तभी स्टार्ट हो जाता है वहीं से, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते एकदम क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी क्या है, वो एज है जहां से आप क्लियर हो गए कि हाँ अब आप मतलब कैपेबल हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हाई अमाउंट में इस समय क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। समझा? हाँ या ना? ठीक। अब जैसे कैसे होगा कि जब मान लो कोई छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटा मतलब कि 6-7 साल का अगर कोई लड़का है लड़की है, दोनों को एक साथ खड़ा कर दो, दोनों को सेम कपड़े पहना दो, पता नहीं चलेगा कौन लड़का कौन लड़की है कि नहीं। लेकिन अभी वही एज बड़ी हो जाए, 20 साल हो जाए, 18-20 साल हो जाए, अब उसको दोनों को पहना तो पता नहीं चल जाएगा कैसे, बॉडी शेप, बोलने का तरीका, स्टाइल, चुनाना, ये सब बहुत सारी चीजें उन लोगों के अंदर निकलने लगती है, उसको रोक नहीं सकता कोई। लेकिन अब छोटा बच्चा नहीं ना चुनाएगा वो, हाँ या ना? बोलिए हाँ, अब जाके तो समझ में आया प्यूबर्टी वाला कंडीशन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फिगर बनाएंगे, फटाक से फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, इसको रोको। ये तो अभी हम लोग बात करेंगे ना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एमआरएस, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एफआरएस, दोनों को देखेंगे बारी बारी। सबसे पहले मेल देखते हैं, तो इसमें ये है मेल का डाइसेक्शनल साइड व्यू, ठीक है, इसको साइड व्यू कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें देखो लेवलिंग कर देते हैं सबसे पहले, इसको बोलते हैं देखो सेमिनल वेसिकल, क्या बोलते हैं इसको, सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। उसके बाद ये है आपका ब्लैडर, ब्लैडर हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद ये है आपका यूरेथरा, यूरेथरा है आपका, ठीक। और उसके बाद है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके बाद है आपका वॉस डिफरेंस बोलते हैं इसको, वॉस डिफरेंस बोलते हैं। और उसके बाद है आपका एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस हो गया, वाई है क्या, एपिडिडिमिस। और उसके बाद ये है आपका स्क्रोटम, स्क्रोटम। और उसके बाद है आपका टेस्टिस, टेस्टिस।
टेस्टिस, और फिर आपका है यूरेथ्रा। यही यूरेथ्रा दो बार, ठीक है, यही यूरेथ्रा, यहाँ पे भी डबल डबल हो गया है, ये भी यूरेथ्रा ही है, और ये है आपका पेनिस। तो टोटल सारे के लेबलिंग हो गए। चलिए ठीक है, अब इसमें जानते हैं कि देखो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो काम के लिए है, एक रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए और दूसरा अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए। यही सेम कंडीशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए है, वही एक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आप एनस देख रहे हो, एनस था सॉलिड वेस्ट निकालने के लिए, यानी कि बॉडी से जब सॉलिड वेस्ट अलग करते हैं तो एनस की मदद से करते हैं। लेकिन अगर लिक्विड वेस्ट निकालना हो तो एक्स्ट्रा वाटर या यूरिया या सल्फर पोटास जो भी होता है, अगर उसको शरीर से निकालना हो तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट कैसे अलग करते हैं, तो चलो इसको जान लेते हैं। उसके बाद इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे गौर करेंगे। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैडर है, ठीक है। ब्लैडर किससे जुड़ा होता है, किडनी से होता है ना, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से वो ब्लैडर जुड़ा होता है, तो ये किडनी से जुड़ा होता है ब्लैडर। अब किडनी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना वो सब कहाँ जाता है, ब्लैडर में, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो भी कहाँ जाता है, ब्लैडर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, देख रहे हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाला पार्ट, ये जो कवर है ना कलर वाला, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और ये जो पतली सी पाइप उसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जो भी पतली सी क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेथ्रा। तो ये मास से मास ले यूरेथ्रा है पूरा, ठीक है। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला देखो, ये यूरेथ्रा सामने आया वाला, ठीक। उसके बाद गौर करो तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड करता क्या है, तो यही काम करता है, जैसे कि मान चलो बहुत तेज टॉयलेट लग गया, बहुत तेज लग गया, फिर भी आप क्या किए हुए हैं, होल्ड करके रखे हैं, ये किसकी मदद से होता है, प्रोस्टेट, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद फिर मान चलो कि जब आप नॉर्मल ऐसे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं जहां पे आप वो कर सकते हैं, तो ये ग्लैंड अपने आप क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जब रिलैक्स होते हैं तो ब्लैडर में भरा हुआ वाटर सबके सब कहाँ हो जाता है, आउट, ठीक। और ब्लैडर फिर से खाली हो जाता है और ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ ब्लैडर खाली हो, ठीक है, तो नॉर्मल हो जाता है। क्लियर, ये तो था वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने का सीन। अब है रिप्रोडक्टिव, मतलब कि रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है, वो है स्पर्म्स। स्पर्म प्रोड्यूस करता है ना, कैसे करता है, तो कैसे करें ध्यान देंगे हम लोग। देखिए ये है इसका टेस्ट, अब टेस्टिस के ऊपर देख रहे हैं एकदम ऐसे कंघी जैसा लगा हुआ है कुछ, इसको कहते हैं एपिडिडमिस, ठीक है। और ये टेस्टिस ही दो तरह की क्वालिटी रखता है, एक पहला तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, एक हार्मोन है जो पूरे बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या करती है, डेवलप करती है, ठीक है। और दूसरा है ये करता क्या है, ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्पर्म, ठीक। अब देखो इसमें ये यही है स्पर्म की फैक्ट्री, यहीं पे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट होता है, तब जाके स्पर्म इसमें से स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू होता है। फिर स्पर्म प्रोड्यूसर मान जो निकलना है उसको, तो यहाँ से एपिडिडमिस के रास्ते वो इसको कहते हैं वास्ट डिफरेंस, क्या कहते हैं, वास्ट डिफरेंस, मतलब ये होता है ना स्पर्म डक्ट कहते हैं इसको, जैसे डक्ट होता है डक्ट, उसी तरह जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़े थे, डक्ट वाला ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड, वैसे ये वाला ये दोनों ग्लैंड है, डक्ट भी है डक्टलेस भी है। तो डक्ट किसके लिए है, स्पर्म के लिए, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन क्या है, डक्टलेस है, वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देता है। तो यहाँ से स्पर्म गया, यहाँ से स्पर्म गया, यहाँ से मान लो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। जैसे ये जो स्पर्म होते हैं ना वो ऐसे कि मानो ऐसे करके आते हैं ना, सिंगल मान लो कि सिंगल छोटे छोटे बहुत स्मॉल अमाउंट में है, तो उनको मूव नहीं कर सकते, ऐसे नहीं तक उनकी टांगे होती हैं और मूव कर सकते हैं, नहीं, उनको मूव करने के लिए ना एक मीडियम लगाया जाता है, वो मीडियम रहता है उसके अंदर, वो क्या, वो कहाँ से निकलता है, सेमिनल वेसिकल से। तो सेमिनल वेसिकल से एक तरह का लिक्विड निकलता है जिसको कहते हैं हम लोग सीमेन, क्या कहते हैं, सीमेन। और वो सीमेन लिक्विड होता है, वो स्पर्म के संग क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होके उसको लिक्विड फॉर्म देता है, ठीक है, ताकि वो इजीली क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सके।
ठीक है, स्पर्म के मोशन में काम करता है ये। अब सेमिनल वेसिकल से लिक्विड हो गया और इसमें पूरा भर गया, दोनों आपस में मिक्स हो गए जैसे नींबू पानी वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे आके यहीं पे रुक गया। यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्टेग्लैंड। अब प्रोस्टेग्लैंड कौन डिसाइड करता है? ब्रेन। जब जरूरत पड़ेगी स्पर्म की तो वो स्पर्म वाला सेक्शन खोल देगा, और जब जरूरत पड़ेगी यूरेटर की उस समय यूरेटर वाला सेक्शन खोल देगा। तो ये प्रोस्टेग्लैंड उसका काम है, ठीक है। और फिर स्पर्म यहाँ के रास्ते कहीं से रास्ते बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जहां पे जाना है वहां की बात करते हैं। तो ये क्लियर हुआ सबकी। अब देखो इसमें क्या है, इसको प्रोस्टेग्लैंड, वास डिफरेंस, एपिडिडमिस, स्क्रोटम, हाँ जिसमें ये स्पर्म होता है ना, मतलब स्पर्म जिससे प्रोड्यूस होता है टेस्टिस, उसको उस पूरे कैप को बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। अब ये बॉडी से बाहर क्यों होता है, इस पे सवाल बन सकता है कि जो स्क्रोटम है बॉडी से बाहर क्यों होता है, क्योंकि बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है ना, उस टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, स्पर्म मर जाते हैं उतने टेम्परेचर पे, तो इसलिए बॉडी से बाहर होता है। इसका टेम्परेचर 3 डिग्री कम होता है, ठीक है। कितना होता है? 2-3 डिग्री कम होता है बॉडी की टेम्परेचर से। बॉडी की टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम होता है इसका टेम्परेचर, ठीक है, जिससे कि स्पर्म इजीली क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो ये एक बार समझ में आया क्लियरिटी? किसी कोई समस्या इसमें? चले, तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त। सारे पॉइंट्स को कवर किया हम लोगों ने, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? चलो, उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अब जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात करते हैं तो देखो जो यहाँ से स्पर्म निकला है वो कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे इसकी आवश्यकता है। तो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं हम लोग। अब देखो इसकी भी नेमिंग जानना इंपॉर्टेंट है। नेमिंग में क्या है? इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, या फिर इसको ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। क्या चीज? ओविडक्ट, दो चीजें हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं आपका ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी। इसको कहते हैं फनल। क्या कहते हैं इसको? फनल समझते हैं ना, किप्पी। किप्पी माने फनल होता है। उसके बाद जैसा इस साइड है ना वैसा ही उधर के साइड है। इसको भी क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? फनल। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक प्रोड्यूस करने के दो जगह होते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल ओवरी होती है। अब दोनों ओवरी से एक प्रोड्यूस होता है और एक प्रोड्यूस होके फिर यहां से आके मिलता है। अब इसको देखेंगे इन लोग कैसे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं इसको? यूटेरस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सर्विक्स और उसके बाद आता है वेजाइना। क्लियर हुआ ये? तो इसमें जितने भी लेवल हैं सबको समझ में आया? लेवलिंग, नेम क्लियर हुआ? नेम आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये हो गया ओविडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फनल, ओवरी, उसके बाद यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना। क्लियरिटी? चलो अब जानते हैं क्या होता है। देखो जब यहां से स्पर्म जाता है यहां से, ठीक है, तो एंटर करता है वेजाइना से। वेजाइना से अभी जब इसमें से सीमन वाला क्या स्पर्म जाएगा इसके अंदर, तो इसमें एक कौन प्रोड्यूस करता है? ये ओवरी एक प्रोड्यूस करता है। तो ओवरी से एक जब प्रोड्यूस होगा ना तो ये फनल उसको क्या कर लेगा? लोक लेगा। और लोक के इसमें से क्या करेगा? ऐसे ट्रांसफर करके यहां से आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब जब यहां से स्पर्म आया, यहां से ऐसे आया, यहां पे एग आया, दोनों आपस में क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे और यहीं पे हो जाता है फ्यूजन, ठीक है। और इसको कहते हैं ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कि जो एग के संग स्पर्म का क्या हुआ है? फ्यूजन हुआ है। समझ में आया? तो ये हो गया ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। अभी देखो क्या है, ये ह्यूमन फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन होने पर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। लेकिन अब देखो ये तो सिंपल हो गया बात है कि वेजिना से पास होते हैं, सर्विक्स से पास होते हैं, यूटेरस में जाके क्या कर लेगा? ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा। और फिर जो ही फर्टिलाइजेशन करेगा उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक है। और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? उसके अदर तरह के जो डेवलपमेंट स्टेप्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे वहां से। समझ में आया तक? अच्छा, ऐसा इतना आसान ये नहीं, ठीक है। जो इतना आसानी से हम लोगों ने खत्म कर दिया, इतना आसान ये नहीं है। तो होता क्या है? देखो जब भी एक प्रोड्यूस होता है ना
तो एक जब भी प्रोड्यूस करता है ओवरी, तो ओवरी को इतना होता है कि हमें आके स्पर्म क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। तो जब स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा तो वहां से फ्यूजन के बाद क्या होगा, जाइगोट, जाइगोट से फिर फीटस, फीटस से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर बेबी। ठीक है, उल्टा हो गया ना, एम्ब्रियो फीटस उसके बाद बेबी, हाँ एम्ब्रियो फीटस के बाद बेबी, मैं जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फीटस के बाद बेबी, यानी इतने सारे कंडीशन को पार करना पड़ेगा। ठीक, इतने सारे कंडीशन को पार करने के लिए क्या चाहिए, अब जैसे मान चलो कि एक पूरी की पूरी फीमेल बॉडी है और यहाँ पे एक नई बॉडी का जन्म हो रहा है। अब नई बॉडी का जन्म हो रहा है तो जैसे हमें चाहिए खाने पीने नहाने धोने की सब कुछ व्यवस्थाएं चाहिए, उस नई बॉडी को भी चाहिए। तो इसके लिए जो जो ये पूरा का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये ऐसे डिजाइन किया गया है, ये ऐसे डिजाइन हुआ है कि जब जब यहां से एक प्रोड्यूस होता है, जब जब, ठीक है, तब तब ये पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, देख रहे हो ये इनर लाइनिंग यूटेरस की, वहां पे थिक लाइनिंग हो जाती है, किसकी, ब्लड वेसल्स की। बात समझे, नहीं समझ रहे हो, हाँ या ना? देखो जब जब यहां से एक प्रोड्यूस होगा तब तब बॉडी को ऐसा लगेगा कि ये फर्टिलाइजेशन होने वाला है, और जब जब ऐसा होगा कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है तब तब यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा बनेगा, बेबी के लायक। कैसा बनेगा, बेबी के लायक। तो बेबी के लायक के लिए क्या चाहिए, बेबी के लिए चाहिए नया खून, नया खून चाहिए ना। तो इसके लिए यहाँ पे थिक लाइनिंग क्या हो जाती है, यूटेरस की हो जाती है। यूटेरस के अंदर बहुत ही मोटी मोटी लाइनिंग आती है, वो भी बिल्कुल प्योर ब्लड की। कौन सी, प्योर ब्लड लाइनिंग आ जाती है। और जो ही वो फर्टिलाइज होगा ना, तो ही ये प्योर ब्लड लाइन क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, ये जाइगोट बना के कहां हो जाएगा, एक तरफ यूटेरस में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। एक तरफ यूटेरस में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। और फिर उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, उसके बाद फीटस का फॉर्मेशन, और उसके बाद फिर बेबी का फॉर्मेशन तक वो यहीं पे क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। समझ, हाँ या ना? तो ये बताओ कि उस बेबी को ये सारी एनर्जी कहां से मिलेगी, वो जो ब्लड के वेसल्स बने हुए हैं ना, वहीं से वो एनर्जी लेगा, वहीं से वो जुड़ाव करेगा अपना। और जुड़ाव करने के लिए क्या चाहिए, हर जगह ना स्विच चाहिए, जैसे एक प्लग होगा, प्लग में वो बोर्ड होगा, बोर्ड में खोस दोगे, ऐसा ही एक वहां पे बोर्ड बन जाता है अंदर। अब उस बोर्ड का नाम है प्लेसेंटा। क्या नाम है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा होता क्या, प्लेसेंटा बिल्कुल ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो मदर को बेबी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये बिल्कुल बोर्ड की तरह होता है, ठीक है। मेन लाइट को जो आपको कंपोनेंट है उससे क्या करता है, कनेक्ट करता है। वैसे ही प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में नसों का गुच्छा होता है, ठीक है। मदर बॉडी से माने कि जो भी चीज जरूरत पड़ेगी बेबी को, मदर बॉडी से क्या कर लेगा, वो ले लेगा, और प्लेसेंटा के सहारे बेबी के बॉडी में क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। क्लियरिटी हुई? तो यहां से ये हो गया प्लेसेंटा वाला पार्ट, समझ में आया वाला आपको, ठीक। अब प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कब होगा, जब ये फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ, समझ में आया? प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुआ। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन का मतलब कि अब वो जाइगोट से ऊपर का स्टेज आ गया है, ठीक है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कब होता है, जब मतलब कि जाइगोट का बॉडी क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो जाइगोट एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, एक स्मॉल पार्ट है। धीरे 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 वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होते ही किसका फॉर्मेशन होने लगेगा, प्लेसेंटा का। क्योंकि जैसे जैसे उस सेल का क्या बनने लगेगा, बॉडी तैयार होने लगेगा, वैसे वैसे उसकी खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाए, खपत उसकी बढ़ जाएगी ना। अब इस सेल की खपत कितनी है, मान लो 1 जूल एनर्जी, तो वही बॉडी बन जाएगा तो कितने सेल होंगे, मल्टी सेल, तो उनकी खपत ज्यादा होगी। तो इसलिए किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। और फिर प्लेसेंटा से वो कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो के बाद किसका नंबर आता है, फीटस। फीटस मतलब हो जाता है क्या ना, जैसे कि मान चलो कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन बना क्या, जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन 1 हफ्ते के अंदर होता है, ठीक है। फ्यूजन के 1 हफ्ते के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, वो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने में 21 डेज लगते हैं, ठीक है। 21 दिन से 28 दिन तक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फिर 28 के बाद वो क्या बन जाता है, फीटस। तो फीटस भी कई सारे स्टेज में होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्टेज, एक होता है मिडिल स्टेज, और एक होता है लास्ट स्टेज। तो फीटस का समय जब बहुत लंबा होता है, ठीक है। फीटस करीब करीब हमको लगता है कि 5 से 6 महीने लग जाते हैं फीटस बनने में। सबसे पहले
एम्ब्रियो का फीटस का प्राइमरी स्टेज बनेगा, जिसमें हल्की हल्की मतलब कि जैसे कि लीवर हो गए, हार्ट हो गया, बेबी का ग्रो होने लगता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में लगभग स्किन आने लगती है, और टर्सरी स्टेज में सारे के जैसे हेयर ओवर भी होते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हेयर भी होते हैं, ये सारे जो एक्स्ट्रा जो मेकअप होता है, मेकअप किट होती है, वो सब अटैच होते हैं सबसे किस में फीटस के टर्सरी स्टेज में। और फीटस के टर्सरी स्टेज में डिसाइड हो सकता है कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है, वो वहीं पे पता चलता है फीटस के टर्सरी स्टेज में। अब फीटस के बाद किसका नंबर आता है, वो आ जाता है आपका न्यूबॉर्न बेबी। फिर फीटस के बाद क्या हो जाएगा, बेबी का ही फॉर्मेशन होगा, तो 1 महीने लगते हैं बेबी के कंप्लीशन होने में। यानी कि जैसे क्या होता है ना, डॉक्टर कहते हैं जाओ तुमको क्लियर कर दिया, निकल जाओ, अब तुम हॉस्पिटल छोड़ सकते हो, वैसे ही वो हो जाता है और लड़का भी छोड़ के निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन होता है। अब ये पूरा कितने दिन का गैप होता है, 9 महीने का होता है ना, तो 9 महीने तक कोई दूसरा एग प्रोड्यूस नहीं होता है। 9 महीने तक एक बार जब फॉर्मेशन हो जाता है ना, एक बार जब फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो उसके मतलब बेबी के प्रोड्यूस होने से पहले तक एक भी बार एग का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। बस एक बार जब हो गया तो हो गया। फिर उसके बाद इस पूरे समय को कहते हैं हम लोग गेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं इसको, गेस्टेशन पीरियड। क्लियर हुआ, समझ में आया फर्टिलाइजेशन। उसके बाद इम्प्लांटेशन समझ में आया। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन के पास जो जाइगोट होगा ना, वो क्या हो जाएगा, जाके इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस में चिपक जाएगा, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्लियरिटी हुई, कोई दिक्कत यहां तक। अब ये वाला पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया क्लियर, मान ले समझ में आया कि बेबी का प्रोडक्शन हो गया है। अच्छा, अब सीन होता है कि अगर वही कंडीशन होगा, अगर स्पर्म नहीं मिला, अगर स्पर्म नहीं मिला और फ्यूजन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो स्पर्म नहीं मिला, फ्यूजन नहीं हुआ, तो उस समय क्या होगा, यहां से एग आएगा, यहां से एग आएगा, माहौल तो वही बना हुआ है कि भाई बेबी बनेगी, लेकिन बेबी के लिए स्पर्म नहीं मिला, तो वो यहां से आते हुए, यहां से आते हुए, यहां से आते हुए, और जहीं यहां सर्विक्स को टच करेगा ना, यूटेरस क्रॉस कर सर्विक्स टच करेगा, तो वहीं बॉडी को पता चल जाएगा कि अब बेबी नहीं मिलने वाला, ठीक है। यानी कि अब ये बहुत आखिरी तक आ गया है, ठीक है, यहां से यहां तक चल के आया, सोचिए यहां से चल के यहां तक आ गया, और यहां से यहां तक चल के आने में लगभग 10 से 12 दिन लग जाते हैं, हफ्ता दिन लग जाता है कम से कम, ठीक है, यहां से यहां तक आने में। बहुत स्लो प्रोसेस है, इतना भी स्लो नहीं पर है स्लो। तो आगे यहां तक जो ही यहाँ पर पता चलता है ना, तो ही ये जो एग होता है ना, वो क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है। ऐसा केमिकल, जो केमिकल जितने भी थिक लाइनिंग है ना, मोटे मोटी नसें बनी हुई है ब्लड, प्योर ब्लड की, वो सबको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और डिस्ट्रॉय करके वो प्योर ब्लड के संग, भाई वो एक निकलने के लिए कोई मीडियम चाहिए ना, जैसे स्पर्म को जाने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, सीमन, वैसे ही एक को निकलने के लिए कोई मीडियम चाहिए, वो मीडियम का नाम क्या है, ब्लड। तो वो प्योर ब्लड के साथ मिक्स होके और वो सर्विक्स के रास्ते वजाइना से बाहर, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज क्लियरिटी हुई, आया ना। तो ये इस वाले का ना एक स्पेसिफिसिटी है, हम लोगों ने ये चीज समझा, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं इसको, मेंसुरेशन बोलते हैं। ये जो सीन हुआ है ना, ये मेंसुरेशन होता है, ये फीमेल बॉडी में स्टार्टिंग हो जाता है जब एडोलेसेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब एडल्ट एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट होगा, उसके उस समय से ये एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये 28 डेज का एक रेगुलर साइकिल होता है, ठीक है, जिसमें ये एक बार में प्रोड्यूस होता है, हर 28 डेज में प्रोड्यूस होगा, और प्रोड्यूस होके और फिर अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूसली सीन है, मतलब कि 12 महीने हो गए ना, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 टाइम्स ऑन इन अ ईयर ये वाला सीन होता है, ठीक है। अब इस सीन में क्या होता है कि बार बार ये जो इनर लाइनिंग है वो क्रैक होता है, लाइनिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं हम लोग मेंसुरेशन, और इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब इस साइकिल में पता है ना कि जब बेबी तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी रुकेगा जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्लियर। चल, उसके बाद है जो सबसे पहली बार स्टार्टिंग होता है, सबसे पहली बार जो स्टार्ट होता है, हाँ, इसको पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। और जो सबसे पहली बार स्टार्टिंग होता है जिस एज में, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, मिनार्क। क्या बोलते हैं उसको, मिनार्क। वो जब एडोलेसेंट पीरियड स्टार्ट होता है तो उसी समय स्टार्ट हो जाता है, उसको मिनार्क बोलते हैं। और जिस समय ये खत्म होता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज।
वो टाइम लगभग 55 से 60 साल की उम्र होती है। उस समय ये एग का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब कोई एग का फॉर्मेशन होगा, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अभी कोई पॉइंट बचा हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। ठीक है, इसको देख लेंगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। तो कम से कम 2-2 पॉइंट तो आप लोग लिखेंगे। 3-3 पॉइंट मेंशन है, कम से कम 2-2 पॉइंट आप एग्जाम में क्या करेंगे, लिखेंगे। समझ? तो यहाँ पे इसमें कोई डाउट है? ठीक है, कोई समस्या नहीं ना किसी को? वहाँ पे नहीं समझ में, वो उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पे तो हमको भी समझ नहीं आया। बोल वो जो सेमिनल वेसल्स की तरह है ना, वहाँ पे ये ओवरी है। यही ओवरी है, यहीं से एग का प्रोडक्शन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी को कोई समस्या नहीं ना? उसके बाद मेनार्क और मेनोपॉज में कोई समस्या? और मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन फीटस, एम्ब्रियो एंड जायगोट, इसको पढ़ लेंगे, पेपर में पूछता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग की सबसे मेन चीज पे, कि अभी तक हम लोग तवे से पूरे चैप्टर की शुरुआत से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? लेकिन इस रिप्रोडक्शन का क्या हमेशा पॉजिटिव ही इफेक्ट है सोसाइटी पे? नहीं, नेगेटिव इफेक्ट भी है। अब देखो कि रिप्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ काउंटिंग बढ़ेगी, और हमारे अर्थ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो संसाधन है वो बिल्कुल सीमित है, लेकिन जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए रिप्रोडक्शन ही हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चाहिए कि बर्थ कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि अब अगर बहुत ज़्यादा, कि इस समय इंडिया टॉप कर गया है, ठीक है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है, ये दिखाता है कि भारतीय कितने लगे हुए हैं किसी काम के प्रति, दिन रात एक कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है इतना टैलेंट कैसे आ गया। ठीक है, तो वो इसके लिए चाहिए क्या, कि ये सब तो ठीक है, जानकारी है, बर्थ है, ठीक है, लेकिन इतना चाहिए कि बहुत आउट ऑफ द स्टॉक ना हो जाए। ठीक है, कि जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो सब काट पीट के अपने मारा मारी करके खा पी के खत्म हो जाएगा। ओके, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सोसाइटी में बर्थ कंट्रोल और सोशल अवेयरनेस। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो जानकार नहीं है, मतलब जो नॉलेज नहीं इनके पास, उनको नहीं समझ में आता है कि कम संतान इज द की ऑफ सुखी इंसान। उनको नहीं समझ में आता ये बात। ठीक है, उनको लगता है कि ढेर संतान इज द की ऑफ ढेर इंसान, मतलब ढेर खुशी। तो इस वजह से दोनों आपस में कैंसिल जाते हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट में कुछ नहीं बचता है। पर दिक्कत किसको होती है, जो आसपास में रहने वाला है। जैसे पहले क्या होता था, एक किसी पोस्ट के लिए अगर 1 लाख लोग भरते थे, तो इस समय अब 1 करोड़ भर रहे हैं। बहुत मच कंपटीशन बढ़ गया है। ये किसकी देन है? ये देन है आपका, मतलब रिप्रोडक्शन से जो पॉपुलेशन हमारा क्या हो रहा है, सोसाइटी ग्रोथ होती जा रही है। समझा? तो ये दो मैटर से, एक जिसको जानकारी नहीं है उसे लगता है कि सब कुछ बढ़िया है, लगे रहो मुन्ना भाई जैसे। ठीक है, और कुछ को जैसे जो जिनको जानकारी है, तो जितने भी देखो मैक्सिमम जो अपर क्लास के फैमिली के हैं, जो जिनको जानकारी है इस बारे में कि ज़्यादा बच्चे अच्छे नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कैसे पालन पोषण करेंगे। ठीक है, तो उनका क्या होता है ना कि वो प्रयास करते हैं हमेशा एक दो बच्चे ही रखते हैं। ठीक है, बहुत लोग 1 या फिर 2, उससे अधिक नहीं, चाहे कोई भी हो घर में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि दोनों बच्चों को इक्वली सारी चीज़ें क्या हो पाती हैं, उपलब्ध हो पाती हैं, और उनका जो पालन पोषण है पूरा जीवन भर अच्छा होता है। और इससे क्या होता है कि तो कटा नहीं है कैमरा? नहीं आए तो कहाँ थे हम लोग? 2 बच्चों अपर क्लास वाले लोग। हाँ, अपर क्लास वाले। देखो इसी के चक्कर में क्या हो रहा है ना कि बच्चे जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे रहे हैं अपनी। ठीक है, IPL टीम खड़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको सारी सुविधाएं प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जिनको सही से पोषण नहीं मिलता उसको कहते हैं कुपोषण का शिकार।
तो अब इससे क्या है कि हमारा जो ह्यूमन इंडेक्स है इंडिया का, वो भी क्या होता जा रहा है, घटते जा रहा है, उसका रैंक घटते जा रहा है। भाई भारत के अंदर जितने भी इंसान है, मतलब कि मानव है, उनका अच्छा देख रेख नहीं कर रही है गवर्नमेंट। तो ये भी दिन किसकी है, गवर्नमेंट की दिन थोड़ी ना है। गवर्नमेंट तो ना कह रही है कि 20 को बच्चे पैदा करो, वो तो पता नहीं चल रहा है कब हो जा रहे हैं, हाँ कि ना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी मुहिम चलाई है। हम लोग के आज़ाद भारत की बात करें तो तब से बीच में एक बार क्या नसबंदी सिस्टम चलता था, ठीक है, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और क्या कहते हैं, जिसको इंदिरा गांधी ने किया था। उसके बाद फिर आगे चल के बहुत सारे गवर्नमेंट ने शिक्षा नीति के अंदर परिवर्तन करके और बहुत सारे इंटरसेप्टिव मेथड लाए, जो फिजिकल हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ मेडिकल्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करें कैसे बर्थ कंट्रोल हो सकता है। और एड्स तो देखो ही मत, मतलब कि बहुत सारे एड्स हैं टीवी पे आते हैं जो बताते हैं कि कम बच्चे इज द गुड इंसान, ठीक है। चल, तो बर्थ कंट्रोल में सबसे पहले कि बर्थ कंट्रोल समझ में आया ना कि बर्थ कंट्रोल क्यों जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा, तो इससे दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है, तो इसको कम करने के लिए क्या है कि प्रेगनेंसी इन वेमेन को रोका जा सकता है। जो महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी, उसको हम लोग रोक सकते हैं। कैसे? तो कुछ मेथड है जिसमें 3 तरह के मेथड हैं। एक है बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड और तीसरा है सर्जिकल मेथड। सबसे पहले बैरियर मेथड की बात करें तो इसके अंदर फिजिकल सीन है। इसमें या तो फिर कॉन्डम्स या फिर डायफ्राम, इन दोनों में से किसी का भी उपयोग करके, देखो कॉन्डम्स यूज करते हैं मेल्स और डायफ्राम फीमेल्स, दोनों में से किसी का भी यूज करके मतलब कि बैरियर मेथड का पहला स्टेप है। इसका यूज करके बर्थ को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे एड्स चलते हैं, ठीक है। एड्स अगर टीवी पे आप लोग देखे होंगे तो बहुत सारे एड्स आते हैं। नेक्स्ट है आपका केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में है आपका जैसे टैबलेट्स होते हैं, जिसमें एक टैबलेट्स होता है माला डी की टैबलेट्स। ये क्या होता है ना कि अगर मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो गया है तो क्या कर देता है, उसको कैंसिल कर देता है फर्टिलाइजेशन, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बेबी का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एक ये सीन था, ये था केमिकल मेथड, जिसको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट है आपका IUCD। अब ये क्या है, इसमें भी केमिकल चीज है, वो है कॉपर टी का प्रयोग करते हैं। मतलब कि फीमेल्स का उपयोग होता है, ये टी के शेप में होता है, कॉपर का बना होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, कॉपर टी, ठीक है। और ये लगता है कि इंट्रायूटेरिन, यानी कि ये जो होता है वो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, कॉपर टी, जिससे कि स्पर्म्स एंटर नहीं करता है और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। समझ आया? सही जा रहे हम लोग ना? आई यू आर ए बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट और आई एम अ मैथमेटिशियन, कैसे पॉसिबल? यू आर टीचर, ही स्टूडेंट। क्लियर हुआ ये वाला? नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड क्या है? तो सर्जिकल मेथड में गौर करो ना, तो होता यूं है कि सबसे ज्यादा मेल्स ही खखाए रहते हैं हर एक चीज के लिए। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, मेल्स के काट दिया, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये वास्ट डिफरेंस देख रहे हो, वास्ट डिफरेंस, जिसके अंदर क्या कहते हैं कि वो स्पर्म वाला पार्ट होता है, तो उसको क्या किया गया कि ऑपरेशन द्वारा इसको कट करके और इसमें गट्ठी लगा दी गई, जिसको कहते हैं नसबंदी कहते हैं। देखो ये जो नस है ना, उसको क्या बांध दिया गया, इसको नसबंदी था। इस पे क्या होता था ना कि बहुत मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीजें मिलती थी, मतलब कि खाने पीने के, नहाने धोने के, हर एक चीज व्यवस्था मिलती थी। जब ये होता था तो लोग जबरदस्ती पकड़ ले जाते थे, चल वो काम बा तो जबरदस्ती करवा के चले थे, दूसरा कोई का हो रहा है, दूसरा कोई फायदा उठा के चला गया, देखो पैसा रुपया, ठीक है। तो ये बात है, इसको कट के इसको बोलते हैं क्या, क्या हो गया, इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको? वैसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये किस में होता है, वास्ट डिफरेंस में होता है, है ना। तो यहीं पे VASC कर दोगे तो वैसेक्टोमी हो जाएगी। तो समझ में आ जाए कौन सी नस को काट के सही किया जाता है। उसी तरह अभी फीमेल्स में क्या जाता है, फीमेल्स में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। तो ये देख रहे हो, ट्यूब जो होता है इसमें कट कर दिया जाता है, अब कट करके गट्ठी लगा दी जाती है यहीं पे, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, एक का प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब होता है लेकिन वो लेता ही नहीं है कैप, कुप्पी का तो मुंह बंद कर दिए हैं सब,
कुप्पी का मुंह बंद कर दिया तो अंदर जी भी नहीं करेगा, जी भी नहीं करेगा तो स्पुमा क्या करेगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये था 2-3 जो तरीके हैं, जो आप 4 तरीके हम लोग देखेंगे, सर्जिकल मेथड, इंट्रायूटेरिन, केमिकल मेथड और पैरियर मेथड। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? उसके बाद लास्ट में कुछ सोशल मैसेज है, स्टॉप फीमेल फिटिसाइड्स, यानी भ्रूण हत्या पाप है, इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पे ऐसे लिख सकते हैं घर पे जाके। नेक्स्ट बात करें तो देखो ये जो सीन है इसमें आता है कि जब ये ऐसा कंडीशन होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनते हैं, तब उसके साथ साथ बीमारियां भी आती हैं, जिसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, जो कि बहुत ही डेंजरस होती है। जैसे कुछ है जिसमें है, पहला है गोनोरिया, दूसरा है साइफिल्स और तीसरा है एड्स। ठीक है, जिसमें एड्स सबसे खतरनाक है क्योंकि ये वायरस से होता है। ठीक है, और गोनोरिया और साइफिल्स बैक्टीरिया से होते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो गोनोरिया साइफिल बैक्टीरिया से होते हैं और एड्स किससे होता है, वायरस से। एड्स का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और ये होता है किससे, HIV से। ठीक है, जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन की इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, मारने लगता है। तो जब इम्यूनिटी सिस्टम मर जाएगी तो दूसरी बीमारियां क्या कर लेंगी, अटैक कर देंगी और आपका क्या कर देंगे, राम नाम सत्य कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था आपका, ऐसे करके ये चैप्टर हो जाता है समाप्त।